नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। बुधवार को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के मामले को लेकर दाखिल याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार की राय से अलग और असहमति वाली राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में मांग की गई थी कि फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह की कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 370 को लेकर जो कहा वो देश विरोधी है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग को शिकायत भी की है। टीएमसी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है उस पर पीएम मोदी की फोटो और उनके द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में एक संदेश भी लिखा हुआ है। टीएमसी ने पीएम मोदी पर डॉक्टरों, नर्सों और वैक्सीन उत्पादकों से उनका श्रेय चुराने का आरोप लगाया है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाने के बाद पीएम मोदी को इस प्रकार से क्रेडिट लेने से रोका गया है। चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान पीएम मोदी द्वारा गलत तरीके से करदाताओं के पैसे से अनुचित लाभ और अनुचित प्रचार करने से रोका जाना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान से असंतुष्ट चल रहे G23 गुट के नेताओं को लेकर पार्टी के भीतर बहस जारी है। कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं ने बयानबाजी कर रहे नेताओं को चेताया है कि वे सीमाओं को न लांघें। बंगाल चुनाव में इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ को कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट के गठबंधन में शामिल करने को लेकर G23 गुट के नेता आनंद शर्मा और बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के बीच जोरदार बहस हो चुकी है। ये चारों बड़े नेता उन नेताओं में भी शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इन नेताओं ने कहा कि वे इस चिट्ठी में जो कुछ लिखा गया था उस पर कायम हैं, लेकिन वह G23 के कुछ नेताओं की हालिया बयानबाजियों और कामों से खुद को अलग करते हैं। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के 5 वार्डों के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 5 में 4 वार्ड में उसने जीत हासिल की है, जबकि 1 में कांग्रेस को जीत मिली है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों में सत्ता में होने के बाद भी बीजेपी एक भी जगह नहीं जीत सकी है। कर्नाटक में लगातार अपने राजनीतिक विरोधियों से जूझ रही मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मुसीबत अपने कैबिनेट के मंत्री रमेश जारकिहोली के सेक्स सीडी स्कैंडल की वजह से बढ़ गई है। सेक्स सीडी के अलावा मंत्री का महिला के साथ एक ऑडियो भी सामने आया है और इसे लेकर कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है। मंत्री के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि एक युवती मंत्री के पास नौकरी मांगने गई थी, लेकिन उसका यौन उत्पीड़न किया गया। बता दें, रमेश जारकिहोली का कर्नाटक की पूर्ववर्ती कांग्रेस जेडीएस सरकार को गिराने में अहम योगदान रहा था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राज्य में इस मामले को लेकर इतना शोर मच गया है कि येदियुरप्पा को पार्टी के सहयोगियों के साथ बैठक करनी पड़ी। इसमें तय हुआ कि मंत्री की बात सुनने के बाद ही उनके इस्तीफे को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। अभिनेता अजय देवगन की कार को रोककर उनसे किसान आंदोलन पर चुप्पी को लेकर सवाल करने वाले इंसान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनेता की कार को रोकने वाले शख्स 28 साल का राजदीप सिंह एक ड्राइवर है जो पंजाब का रहने वाला है। अभिनेता द्वारा किसानों पर एक शब्द ना बोले जाने और रियाना की ट्वीट के बाद ट्वीट करने को लेकर राजदीप गुस्साया हुआ था। इसी को लेकर वो अभिनेता से जानना चाहता था कि उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में कुछ क्यों नहीं कहा है। इसके बाद अजय देवगन के बॉडीगार्ड प्रदीप इंद्रसेन गौतम की शिकायत के बाद पुलिस ने सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अजय देवगन की कार को रोककर उनसे सवाल पूछने वाले शख्स की गिरफ्तारी को लेकर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल पूछे हैं। उन्होंने शख्स की गिरफ्तारी को एक नाइंसाफी बताया। उन्होंने अजय देवगन की कार रोकने वाले उस वीडियो को भी ट्वीट कर कहा है कि राजदीप ने सिर्फ अपनी असहमति जाहिर की क्योंकि वे अजय देवगन के किसानों के समर्थन में ना खड़े होने से नाखुश थे। क्या ये एक अपराध है? पुलिस कैसे उसके खिलाफ केस दायर कर सकती है? बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राजदीप अजय देवगन की कार के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि तुम पंजाब के खिलाफ हो, तुम किसानों के खिलाफ हो, आखिर तुम्हें रोटी कैसे पचती है? थोड़ी तो शर्म करो। खबरें आ रही हैं कि बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू और विकास बहल और मधु मंटेना के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यह छापेमारी फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में की जा रही है। इस केस में कई अन्य लोगों के यहाँ भी छापेमारी हो सकती है। बता दें, डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू सरकार की नीतियों को लेकर सोशल मीडिया पर मुखर रहते हैं।
प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ संवाद में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र को लेकर कहा कि मैं एक दशक से कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का पक्षधर रहा हूं। मैंने युवा और छात्र संगठन में चुनाव कराने को कहा। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने पार्टी में लोकतांत्रिक चुनाव को महत्वपूर्ण माना और इसके लिए हमारे खुद के नेताओं ने मेरी आलोचना की। राहुल ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी को लोगों से कहा कि पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र लाना निश्चित तौर पर जरूरी है। हालांकि कोई ये पार्टी में लोकतंत्र का सवाल बीजेपी से नहीं पूछता। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक वर्चुअल प्रोग्राम में बोलते हुए राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने को एक गलती स्वीकार किया। राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, वो गलती थी, बड़ी भूल थी और मेरी दादी यानी इंदिरा गांधी ने भी ऐसा माना था। लेकिन तब जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें फर्क है। अपनी गलती मान लेना साहस का काम होता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि 2016 में मोदी सरकार द्वारा बिना सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के चलते देश में बेरोजगारी आज चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। पूर्व प्रधानमंत्री ने मोदी सरकार द्वारा राज्यों से नियमित रूप से परामर्श नहीं करने को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की। कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू होने के 2 दिन बाद ही अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि टीकाकरण के काम में अब सभी निजी अस्पतालों का इस्तेमाल किया जाए, उन अस्पतालों का भी जो सरकार के स्वास्थ्य बीमा स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा टीकाकरण की समय सीमा भी बढ़ाई गई है और स्लॉट का दायरा भी। समझा जाता है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टीका लगवाने के इच्छुक लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है और 2 दिन में ही रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 50 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के बाद एक 45 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। सुखदेव किरदत नाम के व्यक्ति को वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाते ही लगभग 15 मिनट के अंदर ही ऑब्जर्वेशन रूम में बेहोशी आ गई, जिसके बाद इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाने तक शख्स की मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा है कि अभी तक सुखदेव की मौत का कारण नहीं पता लग पाया है। बता दें 45 साल के सुखदेव के 2 बच्चे हैं और वो ड्राइवर थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।